घना अंधेरा, तेज चलती हवाएं, सनसन करती सड़क, बिजली की कड़कड़ाहट, तेज बारिश और जंगल की ओर से अजीब अजीब सी आती आवाज़ें रमेश को काफ़ी भयभीत कर रही थी। वह तेज कदमों से गांव की ओर भागने लगा। इतने में ही वह एक कटे हुए सर से टकरा गया। वह कटा हुआ सर किसी दुल्हन का था। वह चिल्लाते हुए और तेजी से भागने लगा। वह भागते भागते थककर वहीं गिर गया। उसके गर्दन की दोनों ओर से निकलते हुए लंबे नुकीले नाखूनों वाले कटे हुए हाथ सामने से तेजी से उसकी ओर आते दिखाई दिए। 5 सरकटी दुल्हनें उसको दबोच कर अपने नुकीले दांतों से उसके पूरे शरीर पर हमला कर दिया और वह चिल्लाते हुए उठ गया। रमेश हक्का बक्का चारों ओर देखने लगा। वह अपने ही कमरे में था। उसने लंबी लंबी सांसें भरी और कहा, शुक्र है ये केवल सपना था। अगली सुबह हुई। दिनेश अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा उसके घर ठाकुर राजेंद्र प्रताप जी की शादी का आमंत्रण आया था। ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह की शादी का आमंत्रण आना कोई नई बात नहीं थी। उनकी ये छठी शादी थी। पहले की 5 पत्नियां उनकी एक के बाद एक लापता होती गईं। ठाकुर जी का कहना था कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी पिछली 5 पत्नियां कहाँ हैं और क्यों लापता हो गईं। ठाकुर जी की छठी और शायद आखिरी शादी, जिसका आमंत्रण पत्र पूरे गांव में बांटा गया। शादी की तारीख 4 दिन बाद अमावस्या की रात की थी। उनकी पिछली 5 पत्नियां भी अमावस्या की रात को ही हुई थी। वह ये सोच ही रहा था कि उनकी हर शादी अमावस्या की रात में ही क्यों होती है। इतने में राखी की आवाज़ आई, तुम्हें काम पर नहीं जाना? उसने घड़ी की ओर देखा तो काफ़ी समय हो गया था। वह हड़बड़ाहट करके उठा और तैयार होकर नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। देखते ही देखते दिन ढल गया और शाम हो गई। वह घर की ओर निकला। साइकिल पर गाना गुनगुनाते हुए वह जंगल की ओर से गुजरा। घना अंधेरा, तेज चलती हवाएं, सनसन करती सड़क, बिजली की कड़कड़ाहट, तेज बारिश और जंगल की ओर से अजीब अजीब सी आवाज़ें। अचानक वह किसी चीज़ से टकराया। वह साइकिल समेत नीचे गिर गया। उसने देखा कि वह तो किसी दुल्हन का कटा हुआ सर था। वह चिल्लाते हुए पैदल ही दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह वहीं गिर पड़ा। फिर उसने महसूस किया कि उसके गर्दन की दोनों ओर से निकलते लंबे नुकीले नाखूनों वाले कटे हुए हाथ सामने से तेजी से उसकी ओर आती हुई 5 सरकटी दुल्हनें। ये तो उसका देखा सपना था, लेकिन अब ये हकीकत कैसे हो रहा था? वह आगे क्या होने वाला है समझ गया। वह जोर जोर की चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन उस घने जंगल में उसकी आवाज़ें सिमट कर रह गईं। वह 5 सरकटी दुल्हनें उसकी ओर तेजी से आ रही थी। वह और तेजी से चीखने लगा। रमेश उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। उन चुड़ैलों ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वह ठाकुर को अमावस्या से पहले पहले जंगल ले आए। रमेश को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था और उसे अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसने उनकी शर्त मान ली। उन 4 सरकती दुल्हनों ने रमेश को बताया कि वह 5 ठाकुर की पत्नियां हैं। ठाकुर तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। ठाकुर ने ही उन सबकी बलि चढ़ाई। वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। वह तंत्र मंत्र से सब कुछ हासिल करना चाहता था और इसलिए वह बड़ी कोठी के पीछे खंडर में तंत्र यंत्र करने वाले बाबा के पास गया। उस बाबा को सारी काली शक्तियाँ हासिल थी। उसने इसमें ठाकुर का इस्तेमाल करा। उसे बेवकूफ़ बनाकर खुद वह सब शक्तियाँ हासिल करना चाहता था। उसने ठाकुर को कहा वह अपने मकसद में तभी कामयाब होगा जब वह 10 दुल्हनों की बलि चढ़ाएगा। ठाकुर ने उसकी बात मान ली और हर अमावस्या पे शादी करके उसी दिन
उन्हें जंगल में लाकर बलि चढ़ाता। एक एक करके उसने 5 अमावस्या में 5 दुल्हनों के सर काट के बलि चढ़ा दी। और अब छठी दुल्हन की बारी है। रमेश ने कहा कि वह अब और बलि नहीं चढ़ने देगा, चाहे कैसे भी उसे ठाकुर को जंगल लाना पड़े। फिर अगली सुबह हुई। रमेश रोज की तरह अपने काम पर जाता और शाम तक घर लौट जाया करता। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। रमेश घबरा गया कि अब उसके पास केवल कल का ही दिन है। उसने ठान लिया कल वह किसी भी तरह से ठाकुर को जंगल पहुंचा कर रहेगा। फिर अगली सुबह हुई। आज ठाकुर की छठी शादी थी। ठाकुर की हवेली सजी हुई थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रताप मंडन में बैठा था और अपनी छठी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। रमेश हवेली में ही था। वह दुल्हन के कमरे में जाकर घुस गया और दुल्हन को बेहोश करके उसे हवेली के पीछे से लेकर वहाँ पर भाग गया। इतने में ही हवेली के एक नौकर ने देख लिया और भागता हुआ ठाकुर के पास गया और उसे बताया कि उसकी दुल्हन को कोई आदमी जंगल की ओर लेकर भाग गया है। ठाकुर गुस्से से गरजते हुए जंगल की ओर भाग गया। रमेश ने उस नौकर को ये जानबूझकर दिखाया था क्योंकि वह ठाकुर को किसी भी तरीके से उस जंगल की ओर लाना चाहता था। लेकिन रमेश ने तो जंगल के बाहर से ही अपना रास्ता बदल लिया था। वह ठाकुर की दुल्हन को अपने घर ले आया और वहाँ ठाकुर जंगल में घुस गया। वह गुस्से में अपनी तंत्र मंत्र माला जो उसकी रक्षा करती है वह लेना भूल गया था। उसकी 5 सरकटी पत्नियों ने उसको घसीटकर जंगल में बीचों बीच ले आईं और अपने तेज नुकीले नाखूनों से उसके चेहरे को पूरी तरह छील दिया और हथौड़े से एक एक करके उसके शरीर के सारे हिस्से टुकड़ा दिए। ठाकुर के शरीर के हर हिस्सा तड़प रहा था। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। पत्रकार नेहा, वाह यार, तुमने तो कमाल करके दिखा दिया। इतनी अच्छी न्यूज़ बनाई है कि सब काफ़ी खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी पढ़ेंगे। जो कहीं से सुना नहीं वो तुमने बना दिया। हमारा न्यूज़ चैनल तुम्हारी वजह से इतना कामयाब हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम इसी तरह से काम करती रही ना तो तुम्हारा प्रमोशन तो तय है। नेहा ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट देते हुए, थैंक यू सर। नेहा बॉस के कैबिन से बाहर आते ही बुदबुदा रही थी। इस बॉस की वजह से किसी दिन मेरी जान जरूर जाएगी। इनके नए नए यूनिक न्यूज़ जिसे बनाने के चक्कर में मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। तभी सरस्वती ने कहा, क्या हो गया यार, बॉस ने कुछ कहा है क्या? बॉस को पसंद आई तेरी हॉरर न्यूज़? बोलना यार, कहाँ खो गई? नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्या? उफ, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने इतना कुछ कहा और तूने कुछ सुना ही नहीं। सॉरी यार, चल काम ख़त्म करते हैं। नेहा को काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। ओह शिट यार, इतना टाइम हो गया, 10 बज गए। चल चल निकलते हैं। नेहा ने लैपटॉप बंद करा और घर की ओर निकल गई। नेहा घर आते ही फ्रेश होकर खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वह एक खूनी बावड़ी के पास खड़ी है। चारों ओर घना अंधेरा है, तेज चलती हवाएं, बिजली की कड़कड़ाहट और खूनी बावड़ी से आती आवाजें। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू लौट कर जिंदा नहीं जा पाएगी। फिर अचानक से खूनी बावड़ी से निकलते लंबे नाखूनों वाले हाथ, बड़े बड़े दांत और भयानक रूपी बड़ा सा राक्षस उसे बावड़ी में खींच रहा है। वह जोर की चीखने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। इतने में नेहा की आंख खुल गई। उसने देखा कि माँ उसके पास बैठी है। क्या हो गया तुम्हें? रात के 2 बजे तुम जोर जोर से चिल्ला रही हो। बेटा, इतना काम मत किया करो कि काम तुझ पर हावी हो जाए और तेरा रातों का सुकून भी ले जाए। माँ,
माँ बस करो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मेरा एक बुरा सपना था। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। फिर अगली सुबह हुई। माँ जल्दी करो, मुझे देरी हो रही है। बॉस की 4 बातें सुननी पड़ेंगी वरना। उफ, बेटा ये ले अपना टिफ़िन, हमेशा जल्दी में रहती है। ओके माँ, लव यू, बाय। नेहा ऑफिस पहुंची और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद लंच हो गया। नेहा चल यार, बस का कितना काम करेगी, चल लंच करते हैं। नेहा अपनी फ्रेंड के साथ टेबल पर बैठ गई और लंच करने लगी। नेहा ने कहा, तुझे पता है कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा। जो मैंने न्यूज़ बनाई है ना, वो मेरे साथ हो रहा था। उसकी फ्रेंड जोर से हंसने लगी। यार तू खाते वक्त ऐसी फनी बातें मत करा कर, मेरा खाना अटक गया। और तू ना अपने काम पे थोड़ा ध्यान दे। और एक और बात उसे थोड़ा कम करा कर, तेरा काम ही तुझ पर हावी हो जाएगा वरना। नेहा ने कहा, मेरी बात मान यार, सच में मैं सच कह रही हूँ। और तू और माँ मेरे काम के हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। फिर उसकी फ्रेंड ने कहा, अच्छा बाबा चल अब काम करते हैं, जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करना होगा वरना आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर वो दोनों के दोनों काम में लग गए। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। नेहा ने घड़ी की ओर देखा और फिर कहा, चलना यार निकलते हैं, टाइम हो गया है। उसकी फ्रेंड ने भी अपना बैग उठाया और दोनों घर के लिए निकल गए। अब नेहा घर पहुंच गई। फ्रेश होकर खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वह एक खूनी बावड़ी के पास खड़ी है। चारों ओर घना अंधेरा, तेज चलती हवाएं, बिजली की कड़कड़ाहट और खूनी बावड़ी से आती डरावनी आवाज़ें। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू लौटकर जिंदा वापस नहीं जाएगी। फिर अचानक से खूनी बावड़ी से निकलते लंबे नाखून और काले काले हाथ, बड़े बड़े दांत और भयानक रूपी एक बड़ा सा राक्षस जो उसे बावड़ी में खींच रहा है। वह जोर की चीखने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वह चीखते हुए हड़बड़ा के उठ गई। उसने देखा रात के 2 बज रहे थे। आसपास लगभग कोई नहीं था। उसने लंबी सांसें भरी। वह सोचने लगी, उसे 2 दिन से लगभग एक ही सपना क्यों आ रहा है, और वह भी तब जब से उसने खूनी बावड़ी की न्यूज़ बनाई है। अगली सुबह हुई। माँ मेरा टिफ़िन पैक कर दो। उफ बेटा, ये ले अपना टिफ़िन, हमेशा जल्दी में रहती है और मुझे भी परेशान करती रहती है। ओके माँ, लव यू, बाय। नेहा ऑफिस पहुंची और अपने काम में लग गई। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए। लंच का टाइम हो गया था। नेहा अपनी फ्रेंड का हाथ खींचते हुए, चलना लंच करते हैं, मुझे कहती है, और खुद इतनी बिजी है कि आज लंच ही नहीं कर पा रही। उसकी फ्रेंड ने कहा, अच्छा बाबा चल लंच करते हैं। दोनों टेबल पर बैठ के लंच करने लगे। फिर नेहा कहने लगी, यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमें वो खूनी बावड़ी जहाँ पर हम पिछली बार गए थे राजस्थान, याद है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें उसकी न्यूज़ कवर नहीं करनी चाहिए थी, और अगर कवर कर ही ली है तो मेरे हिसाब से हमें बॉस से कहकर उसे हटवा देनी चाहिए। तू पागल हो गई है क्या? वो न्यूज़ बॉस को बहुत पसंद आई है और वो न्यूज़ आगे जा चुकी है, और कल तक वो अखबारों में भी छप जाएगी यार, और हमारे न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाएगा। और बाय द वे, तू ये सब क्यों कर रही है? नेहा ने बताया, यार वो खूनी बावड़ी का सपना कल मुझे फिर आया था। सरस्वती उसकी बात सुनकर सर पर हाथ पटकते हुए कहती है, हे भगवान, ये लड़की पूरी तरह पागल हो गई है।
क्या यार, नेहा तू भी इन चीज़ों पर यकीन करती है यार? नेहा ये कहते हुए, नहीं यार, लेकिन पता नहीं वैसा वैसा लग रहा है जैसे ये सच में होने लगा है, या फिर होने वाला है। सरस्वती ने कहा, अच्छा चल अपने दिमाग से अब ये बातें निकाल दे। हाँ शायद तू सही कह रही है, ये सब मेरा भ्रम है। मैंने उस खूनी बावड़ी के बारे में ज़्यादा ही सोच लिया है, इसलिए वह बार बार मेरे सपने में आ रही है। चल शुक्र है, कम से कम तेरे दिमाग में ये बात बैठी तो सही। फिर नेहा और सरस्वती दोनों अपने काम में लग गए। देखते ही देखते 8 बज गए। नेहा और सरस्वती दोनों ने अपना बैग पैक करा और घर की ओर निकल ली। घर पहुंचते ही वह फ्रेश होकर खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि वह फिर से उस खूनी बावड़ी के पास है। चारों ओर घना अंधेरा, तेज चलती हवाएं, बिजली की कड़कड़ाहट और खूनी बावड़ी से आती आवाज़ें। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू लौटकर जिंदा नहीं जा पाएगी। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरी बनाई खबर हकीकत होगी। फिर अचानक से खूनी बावड़ी से निकलते लंबे नाखूनों वाले हाथ, बड़े बड़े दांत और भयानक रूपी बड़ा राक्षस उसे बावड़ी में खींचने लगा। वह जोर की चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नेहा को लगा कि वह आज भी सपना देख रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। वह हकीकत में राक्षस के सामने खड़ी थी। नेहा चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। राक्षस रुक गया और उसे कहा कि अगली अमावस तक उसके खाने का इंतजाम करे, इसके बाद ही वह उसकी जान बच देगा। रोज उसे एक जिंदा व्यक्ति ला दे। नेहा ने उसकी बात मान ली और हर रोज अपने ऑफिस से एक एक को उसका शिकार बनाने लगी, ताकि वह राक्षस की जान बच दे। वह जिसे भी उसका शिकार बनाती, उस इंसान को पहले से ही खूनी बावड़ी के सपने आने लगते। ऐसे करते करते ऑफिस के सारे लोग राक्षस का शिकार बनते गए। सूखी पड़ी खून की बावड़ी अब धीरे धीरे खून से भरने लगी और अमावस्या भी नज़दीक थी। नेहा को अब उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसे लगा अब वह उस राक्षस के चंगुल से बच जाएगी। देखते ही देखते अमावस की रात आ गई। नेहा राक्षस के आखिरी शिकार को लेकर खूनी बावड़ी में पहुंच गई। तूने मुझसे वादा किया था कि अगली अमावस्या तक मैं रोज़ तुझे जिंदा इंसान ला कर दूँ, तो तू मेरी जान बख्श देगा। तो ये ले अपना आखिरी शिकार और मेरी जान बख्श दे। मूर्ख लड़की, राक्षस वादे नहीं करते। तुझे क्या लगा मैं तेरी जान बख्श दूंगा? इस खूनी बावड़ी में आज तक जो भी आया वह कभी लौटा नहीं, तो तूने कैसे सोच लिया तू मेरा शिकार नहीं बनेगी और तू यहाँ से लौट जाएगी? मैं शापित राक्षस हूँ, मुझे मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये खूनी बावड़ी खून से ना भर जाए। और तू तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू यहाँ आई थी। मैंने तो सिर्फ तेरी आत्मा का इस्तेमाल किया। अगले ही दिन नेहा की बनाई खबर हकीकत में न्यूज़ और अखबारों में आ गई। खूनी बावड़ी जहाँ कई लोगों की जाने गई, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले वहाँ नेहा नामक पात्रिका को जाते देखा गया था। उसके बाद उसके ऑफिस के कई लोगों को वहाँ जाते देखा गया, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ से लौट कर नहीं आया। कहा जा रहा है कि ये खूनी बावड़ी खून की प्यासी है। मेरा नाम विशाल है। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता, पर कभी आसपास जब किसी की मौत हो जाती है तो मुझे डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसा ही कुछ आज का दिन है। आज मेरे मोहल्ले की रजनी आंटी की मौत हो गई है और अब शाम हो गई थी। अब से कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। और मेरे डर का कारण ये था क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं तब 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके घर के आसपास ही घूमती रहती है।
आज वही सब सोचते हुए ना जाने कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। और अब मैं अपने कमरे में आकर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे कुछ ही देर हुई थी और मेरा थोड़ी थोड़ी आँख भी लगने लगी थी। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने एकदम से उठकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं ये सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेरा कोई वहम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी जगह से थोड़ा नीचे और खिसका हुआ था। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। पहले तो मैंने अपने डर को थोड़ा काबू करा और उसे काबू करने के लिए टीवी देखने लगा। आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद मैं सोने के लिए फिर अपने बिस्तर पर आ गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आई, पर थोड़ी देर तक लेटे रहने की वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी आँख अभी लगी रही थी। तभी एक बार फिर से किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने इस बार भी एकदम से उठकर देखा, पर वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। अब मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा था। अब मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, और इसी डर को थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक बार फिर टीवी ऑन कर दी और मैं टीवी देखने लगा। मैंने टीवी तो लगा लिया था, पर मेरे अंदर अभी यही सब चल रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो बार बार मेरे पैरों को खींच रहा है। कौन हो सकता है वो, और वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा था? कहीं रजनी आंटी की आत्मा तो नहीं? ये सब मैं सोच ही रहा था। और मैं ये भी सोच रहा था कि ये सब मैंने सुना था, और आज मेरा दिन देखो, आज मैं ये सब महसूस कर पा रहा था। काफ़ी देर तक टीवी देखने के बाद अब मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी थी। वैसे ये सब होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं सो भी पाऊंगा, पर अब रात के 1 बज चुके थे, इसलिए मैंने सोचा अब टीवी बंद कर देनी चाहिए। और जैसे ही मैं टीवी के स्विच के पास आया, तभी मुझे किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, और मैं जैसे टीवी के स्विच को ऑफ करके अपने बेड की ओर बढ़ा, तभी एक बार फिर से किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार जिस ओर से आवाज़ आई थी, मैंने उस दिशा की ओर देखा, तो जैसे मेरे अंदर का खून मानो जम गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे जैसे किसी ने मुझ पर एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हो, और वो सब एक साथ मुझे काट रही हो। मैंने देखा, मेरे खिड़की के बाहर से रजनी आंटी खड़े होकर खिड़की को अपने हाथ से तपतपा रही थी, और उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो पहले पहना करती थी, और उनके बाल खुले थे और मुझे ही घूरे जा रही थी। उनको ऐसे अपने सामने खड़ा देख मैं डर से सहम सा गया था। अगर कोई डर नापने वाली मशीन होती तो उसमें मेरा डर सबसे ऊपर ही होता। वो आंटी अभी भी मेरे कमरे की खिड़की खटखटा रही थी, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके पास चला जाऊं। इसलिए मैंने अपने फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करा और बोला, पापा मुझे डर लग रहा है। पापा मेरी बात तुरंत समझ गए, क्योंकि वो जानते थे मैं कभी डरता नहीं था। इसलिए पापा तुरंत मेरे कमरे में आ गए, पर पापा जैसे ही आए वो आंटी वहाँ से गायब हो गई थी, और पापा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए, और मैं पूरी तरह वहाँ पर सेफ फील कर रहा था। और उसके बाद मैं पूरी रात वहीं रहा। और सुबह जब मैंने ये सारी बात सबको बताई, तो मुझे पता चला कि वो आंटी मेरे मोहल्ले के और भी लोगों को दिख चुकी थी। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये कहानी इस बात को सच साबित कर देती है कि किसी के मरने पर उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। और ऐसा हमने कई जगह देखा है कि जब कोई मर जाता है तब उसकी आत्मा वहाँ के लोगों को दिख जाती है।
मेरा नाम अमन है और मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। वैसे मैं हर रोज़ शाम होने से पहले ही अपने घर चला जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण मुझे आज घर जाने में काफ़ी देर हो गई है। अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं और अब जाकर आज मेरी छुट्टी हुई है और अब मैं अपना ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था। तभी मेरे फ़ोन में मेरी बीवी का फ़ोन आया और जैसे ही मैंने कॉल रिसीव करी, वैसे ही बीवी गुस्से भरी आवाज़ में मुझसे बोली, कहाँ हैं आप? आज घर आने का इरादा है या नहीं? फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे आ ही गया, बस अभी रास्ते में ही हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने कहा, चलो ठीक है, हाँ पर उस रास्ते से मत आना, तुम्हें तो पता ही है वो रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। फिर मैंने कहा, कौन सा रास्ता? तुम किस रास्ते की बात कर रही हो? फिर मेरी बीवी ने कहा, अरे वही भूतिया पेड़ वाला रास्ता। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरा मन अभी भी उसी रास्ते से जाने को कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट है और मेरी बीवी इसलिए मुझे वहाँ जाने से मना कर रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ कई सारी आत्मा रहती है। और मैंने कई सारी आत्मा इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ पर कुछ लोग इंसानों को गाड़ा करते थे और उन भूतों को कई लोगों ने देखा है। और अब मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे एक रास्ते का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर उसी रास्ते से। मुझे पहले से ही देर हो गई थी, इसलिए मैंने उसी रास्ते से जाने का फैसला कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रैक्टर उस तरफ मोड़ दिया और उसी रास्ते से जाने लगा। और मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखाई दी। पहले तो मुझे सही से पता नहीं चला कि वो क्या है, पर जब मैं थोड़ा आगे गया तो देखा एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहने अपने बालों को अपने सिर के आगे करके बैठी थी और वो आगे पीछे हिले जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठा देख बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैं उस औरत को अनदेखा करके आगे निकल गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और ही आगे गया था, तभी मेरा ट्रैक्टर ने अचानक से झटका देना शुरू कर दिया और झटका देते देते ट्रैक्टर अचानक से बंद हो गया। तभी मैंने तुरंत ट्रैक्टर के मीटर में देखा तो ट्रैक्टर में अभी भी तेल था, पर मैंने जैसे ही अपने आसपास देखा तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर उसी भूतिया पेड़ के पास खराब हुआ था। फिर उस समय मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर का खून ठंडा होकर मेरे शरीर में कपकपी सी ला रहा था। पर उसके बाद मैंने अपने मन को किसी तरह से शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ये देखने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरा कि खराबी क्या आई है ट्रैक्टर में। मैं ट्रैक्टर को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा था। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस भूतिया पेड़ के नीचे खड़े होने पर ही और ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई भी देने से मैं थोड़ा सा डर से सहम सा रहा था, और ये स्वाभाविक भी था। मुझे एवं रोने की आवाज़ और तेज सुनाई देने लगी थी, पर अभी भी मुझे वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं ये देखने के लिए उस भूतिया पेड़ के और पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही उस भूतिया पेड़ के दूसरी ओर गया तो मैंने देखा अब वहाँ वही औरत बैठी थी जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। मुझे उस औरत से डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, अरे कौन है आप? और इतनी रात को
यहाँ बैठे क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सिर मेरी ओर करा। मैंने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो जैसे मेरे अंदर के खून की तरह बर्फ़ का पानी बहने लगा हो। अगर मेरी जगह कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान होता तो उसका चेहरा देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मैं उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागने लगा और फिर मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास आकर रुका और फिर से मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और इस बार ट्रैक्टर एक दो ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट से मेरे आगे रोशनी हो गई। और मैंने रोशनी में जैसे ही आगे देखा तो मुझे मेरे आगे 4-5 बड़े ही भयानक लोग खड़े हैं ये दिखाई दिया। और वो सब मेरे ही पास आते जा रहे थे। और ये देखकर मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से चलने लगी थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा। और जब मेरी आंख खुली तो देखा सुबह हो गई थी और अब वो सब भूत वहाँ से गायब हो गए थे। फिर उसके बाद मैं तुरंत अपने घर गया और जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि मैंने अपने हाथ में बालाजी का धागा बांधा था और इसीलिए मैं बच पाया था। बोलो जय श्री हनुमान जी की। हरिपुर नाम का एक शहर था जहाँ पर पप्पू का ढाबा नामक एक ढाबा था जो कि इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाना खाते थे। पप्पू का ढाबा इसलिए मशहूर हुआ था क्योंकि वहाँ का खाना जो भी एक बार खा ले वह उसका स्वाद नहीं भूल पाता था। कोई भी उस गांव में कुछ भी काम से आता तो वह उस ढाबे का खाना खाए बगैर जा नहीं पाता। जितना ही बाहर ढाबा दिन ब दिन मशहूर होते जा रहा था उतना ही ढाबे का मालिक का घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर कभी कभार ढाबे का खाना बच जाता तो ढाबे के मालिक को उसे फेंक देना मंजूर था, लेकिन किसी भूखे जानवर या भिखारी को देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था, वह बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो उसने ढाबा देखा और उसके मालिक के पास चला गया। भिखारी कहता है, मालिक कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो बाबूजी, भगवान आपका भला करेगा। अरे जा जा आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। बाबूजी कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बड़ी कृपा होगी आपकी। सुबह सुबह नहीं पता कहाँ से आ जाते हैं, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, जरा इसे बाहर तो निकाल धक्के मार के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। राम भिखारी को धक्के मार मार के ढाबे से बाहर निकाल देता है, लेकिन मालिक को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। रामू कहता है, अरे मालिक ये तो बेहोश हो गया। मालिक कहते हैं, अरे तो मैं क्या करूं, इसे तो दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक, अरे ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया। अरे क्या बोल रहा है तू? रामू कहता है, मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। मालिक कहता है, तू एक काम कर, इसे 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 उठा के पीछे जो कुआं है उसमें फेंक दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वरना अगर पता लगा तो हमारे ढाबे को यहाँ से हटा दिया जाएगा। रामू कहता है, जी मालिक। रामू उस भिखारी को कुएं में फेंक देता है। मालिक कहते हैं, राम किसी ने कुछ देखा तो नहीं, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? रामू कहता है, नहीं मालिक, किसी को कुछ नहीं पता लगा, लेकिन मालिक कहते हैं, लेकिन छोड़, आज का तो दिन ही खराब है, आज ज़्यादा ग्राहक भी नहीं है, कल तुम सब टाइम से आना वरना तुम्हारा पगार काट दूंगा। रामू कहता है, जी मालिक।
मालिक अपने सारे नौकरों को छुट्टी देकर वह भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कभी मालिक रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह वापस चलने लग जाता है। अरे मेरा वहम होगा, मालिक ये बोलकर चलने लगता है। तभी उसे कोई पीछे से थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह अपने चलने की रफ्तार बढ़ा देता है और जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। तभी मालिक कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। पत्नी कहती है, जी अभी आई। जैसे ही पत्नी थाली में खाना लेकर आती है, तभी उसे किसी का साया जोर से पीछे से धक्का मारता है, जिस वजह से उसके हाथों से थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर बिखर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया, सारा खाना गिरा दिया। पत्नी कहती है, जी मुझे पता नहीं कि ये कैसे गिर गया, मुझे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। मालिक कहता है, आज का दिन ही खराब है, सुबह से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। मालिक उस रात बिना खाए सो जाता है। अगली सुबह वह अपने ढाबे के लिए निकल जाता है। वह अपने कंपाउंडर पे बैठा रहता है। तभी उसके नौकर आते हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम, चलो चलो काम पर लग जाओ। तभी एक ग्राहक ढाबे पर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। ग्राहक कहता है, रामू जल्दी से खाना लाओ। रामू कहता है, जी साहब अभी लाता हूँ। रामू उसके लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद ग्राहक खाने का पहला निवाला खाता है। उसे वह बहुत तीखा लगता है। वह खाने को थूकते हुए कहता है, "थू, अरे कैसा खाना है?" मालिक कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों खाना अच्छा नहीं है क्या? ग्राहक कहता है, अरे कैसा खाना है, इतना तीखा, इतना तीखा कौन खाता है? मालिक कहता है, रामू, अरे रामू, आज तुमने क्या खाना बनाया है? रामू कहता है, अरे मालिक पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था। और ऐसा होते होते पूरा दिन निकल जाता है। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं होती और सारा खाना फेंकना पड़ता है। ये देखकर कोई साया बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक खुद सुबह जल्दी आकर अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, आज तुम सब ऐसा खाना बनाना जिसे जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। नौकर कहता है, जी मालिक। तभी सारे नौकर और राम खाना बनाने लग जाते हैं और मालिक भी वहीं खड़ा रहता है, उन सब पर नज़र रखता है। खाना बनाकर तैयार हो जाता है। मालिक खाता है। आहा, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मज़ा आ गया। क्या खाना बना है? तभी ढाबे में ग्राहक आता है और रामू को खाना लाने के लिए बोलता है। राम उसके लिए गरम गरम खाना लगाता है। ग्राहक कहता है, अरे वाह, खाने से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाने के लिए बैठता है, वैसे ही रोटी गायब हो जाती है। वह घबरा जाता है और रामू को आवाज़ लगाता है, रामू, अरे रामू जल्दी आ। रामू कहता है, जी साहब क्या हो गया? ग्राहक कहता है, मेरी रोटी, मेरी रोटी कहाँ गई? रामू कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, आपको वहम हो गया होगा साहब। ये काम और कोई नहीं, उसी भिखारी का भूत कर रहा था। वही सब ग्राहकों को डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे ढाबे से भाग रहे थे। ये देखकर भिखारी बहुत खुश हो रहा था। ढाबे के मालिक को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब रोज का काम हो गया। रोज भिखारी आने वाले सभी ग्राहकों को तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई भी कम होने लगी, ग्राहक भी कम होने लगे। एक दिन की बात है, कुछ लोग शहर से गांव जा रहे थे। उन्हें रास्ते में पप्पू का ढाबा नजर आया। उन्होंने उस ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए वह सब वहाँ खाना खाने के लिए रुक जाते। वो लोग खाने का ऑर्डर करते हैं
रामू उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही रामू टेबल पर खाना रखता है और दोनों ग्राहक खाने के लिए बैठते हैं, वैसे ही उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है। वह दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं। जैसे ही वह दोनों पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं, वैसे ही भिखारी पानी के ग्लास को उनसे छीनकर उन्हीं के सर पे उड़ेल देता है। वह दोनों बहुत ही डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते ढाबे में दिन ब दिन ऐसी अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। किसी की रोटियां हवा में उड़ने लगती, तो किसी की कुर्सी, किसी की सब्जियां बदल जाती, तो किसी का खाना ही गायब हो जाता। ऐसी अनोखी घटनाएं होते होते काफ़ी दिन गुजर गए। लोग उस ढाबे को भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन मालिक गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है, तो उससे एक भी पैसा दिखाई नहीं देता। उसकी जगह उसे भिखारी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। मालिक कहते हैं, भूत भूत, अरे भूत! यहाँ तो उसी भिखारी का सर पड़ा है जिसे मैंने पीछे कुएं में फेंका था। फिर ये इधर कैसे आया? मालिक की बात सुनकर ढाबे में जितने भी लोग रहते हैं, वह सब मालिक के पास आ जाते हैं। पहला आदमी बोलता है, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हो? दूसरा आदमी बोलता है, क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मालिक कहता है, या हमारे गले में भूत है, एक भिखारी का भूत। उसकी कटी हुई खोपड़ी रखी हुई है और इधर से पैसे भी गायब हैं। पहला आदमी, अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक कहते हैं, अरे जाओ तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी दिख जाएगी उसकी खोपड़ी। वह एक भूत है, भूत। वह आदमी ढाबे की मालिक की बात सुनकर गल्ला खोलता है, तो उधर कोई खोपड़ी होती नहीं है और ऊपर से उसके सारे पैसे वहीं रहते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, अरे भाई लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने ज़रूर कोई नींद में सपना वपना देख लिया होगा। वहाँ तो आपके सारे पैसे रखे हुए हैं, आपको आराम करने की आवश्यकता है, जाइए छुट्टी ले लीजिए। मालिक कहता है, अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने यह सचमुच में एक खोपड़ी देखी थी। मालिक अपनी बात सभी को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी रामू वहाँ पर आता है। रामू कहता है, मालिक मुझे लग रहा है ये सब वो भिखारी का भूत कर रहा है, जिसे आपने पीछे कुएं में फेंकवा दिया था। अरे वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। मालिक कहता है, हाँ रामू, मुझे भी यही लग रहा है, बस तुम मुझे ये बताओ कि इसका क्या इलाज है, वरना ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा ढाबा डूब जाएगा और मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा। रामू कहता है, चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। उस बाबा के पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। ऐसा मेरा उस बाबा पर विश्वास ठहरिया है, मैंने उनका नाम काफ़ी सुना है। वह सबकी परेशानी झट से गायब कर देते हैं अपनी तंत्र विद्या से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन सुबह उस बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। बाबा कहते हैं, मूर्ख, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। तुमने जो किया वो सरासर गलत है और तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा और मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मालिक कहता है, पापा जी हमारी रक्षा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, हमें माफ़ कर दो बाबा, हमें माफ़ कर दो। बाबा अपनी शक्तियों से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। भिखारी कहता है, अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगा। मालिक कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोते हुए मालिक गिड़गिड़ाता है, मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बाबा अपने लोटे से पवित्र जल निकालते हैं और भिखारी की आत्मा भी तब तक ढाबे वाले को क्षमा कर देती है। कहते हैं ना कि जो छोटे लोग होते हैं उनका दिल हमेशा बड़ा होता है, जो गरीब होता है उसका दिल हमेशा बड़ा होता है।
और उस भिखारी ने आखिर मांगा ही क्या था उस ढाबे वाले से। लेकिन कोई नहीं, उस भिखारी की आत्मा को जल निकाल के बाबा ने मुक्त कर दिया। और उस मालिक को हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को कहते हैं, और आगे से उस मालिक ने भी यही करा। इन कहानियों के आगे मेरी कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में से उठाई हैं, जो बेहतर कहानियाँ हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इन कहानियों को सुन सकते हैं और इनका मज़ा भी ले सकते हैं। ये काफ़ी डरावनी कहानियाँ हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में आज पंकज प्रसाद जी का पहला ही दिन है। बतौर अध्यापक इस विद्यालय में पंकज जी को अंग्रेजी पढ़ाना है। यहाँ पर अभी 5 दिन पहले ही पंकज जी का तबादला हुआ है। इससे पहले देहरादून के नामी विद्यालय में ये अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। 1996 25 जनवरी आज पंकज जी इस विद्यालय में बतौर अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन आज स्कूल में कल यानी 26 जनवरी की तैयारी करवाने के लिए सभी अध्यापक अध्यापिका देर तक रुकी हुई थी। फिर उसके बाद पंकज जी भी उनके साथ ही रुक गए। सभी तैयारियां कराते कराते लगभग शाम के 6 बज गए। जनवरी का महीना था, इस वजह से 6 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता था। और फिर उसके बाद सभी टीचर बस में जाने के लिए बैठ गए। तभी एक टीचर ने कहा, सर आप भी बैठ जाओ, क्योंकि ये जो बस है ये आपके घर से होके ही जाती है, तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन पंकज जी ने कहा, नहीं सर मैं स्कूटर लेकर आया हूँ, स्कूटर में ही चला जाऊँगा। इतना कहकर पंकज जी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी उतनी देर में बस वहाँ से चली जाती है। बस के वहाँ से जाते ही थोड़ी देर में स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद पंकज जी ने स्कूटर चालू करा और वहाँ से निकल गए। पंकज जी भी अभी थोड़ी ही आगे निकले थे कि तभी एक आदमी पंकज जी के पास आया और बोला, अरे सर अब मुझे भी छोड़ देना, मैं उधर आगे की तरफ ही जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं बस में नहीं जा पाया। वो सर मेरा नाम मुकेश द्विवेदी है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अब मेरी भी ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो मुझे भी घर जाना है, आप जा रही हो तो मुझे भी ले चलो। उस आदमी की बात सुनकर फिर पंकज जी ने सोचा, सही है, वैसे भी रात हो गई है, 2 जने रहेंगे तो बात करते करते निकल जाएंगे। पंकज जी का घर यहाँ से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। पंकज जी और मुकेश दोनों बात कर रहे थे और स्कूटर भी अपनी रफ्तार में चल रहा था। रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है। आमतौर पर इस जंगल से यातायात चलता रहता है और कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ये दोनों जंगल में थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि पंकज जी ने देखा एक सुंदर लड़की जंगल में ही सड़क किनारे बैठी रो रही है और हेल्प भी मांग रही है। वो कह रही थी, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी, ऐसा कहते कहते चिल्ला रही थी। लेकिन पंकज जी ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार से चलते रहे। पर तभी पंकज जी मुकेश से बोले, मुकेश हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्या पता क्या ज़रूरत हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए शायद। फिर मुकेश ने कहा, सही कह रहे हो सर। पंकज जी और मुकेश दोनों यही सोच रहे थे कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं करी। पर ये दोनों उसके बाद लगभग 500 मीटर ही आगे गए हैं कि तभी पंकज जी के स्कूटर की लाइट आगे पड़ी। तो अब की बार पंकज जी की दिल की धड़कन तेज हो गई और पंकज जी तुरंत बोले, मुकेश ये देख वही लड़की। और वो लड़की अभी भी वहीं बैठे रो रही थी और हेल्प मी प्लीज़ कह रही थी। लेकिन इस बार
पंकज जी ने गाड़ी तेज कर दी। फिर उसके बाद पंकज जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने गाड़ी वहां नहीं रोकी। वो दोनों यही बातें करते हुए सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, यही लड़की हमको पीछे मिली, इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई है और उसी हालत में बैठी हुई। दोनों एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि पंकज ने देखा स्कूटर बहुत भारी भारी सा चल रहा है और कुछ घसीटने की आवाज़ भी आ रही है। अब पंकज जी घबराए और पीछे देखा तो पंकज जी के होश उड़ गए। पंकज जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका खून जम सा गया और दिल की धड़कनें मानो रुक गई हों, क्योंकि जो मुकेश उनके साथ बैठा हुआ था उसके पैर बड़ी दूर तक फैले हुए थे और उसका चेहरा बहुत खतरनाक हो चुका था। ये देखकर पंकज जी की सांसें मानो रुक गई हों। फिर उसके बाद मुकेश ने बहुत भयानक आवाज़ में पंकज जी से कहा, सर जी, अंग्रेजी पढ़ाने आए हो यहाँ पर? फिर पंकज ने डरते हुए कहा, हाँ तो? फिर मुकेश बोला, तो फिर मरना होगा। पंकज ने इतना ही सुना कि वो अपना स्कूटर छोड़ा और वहां से भागने लगा। पंकज जी के अंदर जितनी जान थी वो उतनी जान से भाग रहे थे। उस समय उस रास्ते से गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन मानो पंकज जी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पंकज जी रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे। वो यही बोल रहे थे, बचाओ बचाओ। यही बोलते हुए पंकज जी भागे ही जा रहे थे कि तभी पंकज जी को किसी ने थाम लिया। फिर उसके बाद पंकज जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वही लड़की थी जो अभी पीछे बैठी हुई थी और पंकज जी तुरंत पहचान गए। पर तभी उस लड़की ने पंकज जी से कहा, सर हेल्प मी सर, सर प्लीज़ हेल्प मी। पंकज जी की डर से हालत ख़राब हो चुकी थी और फिर उसके बाद पंकज जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? पंकज जी ने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी ने पंकज जी को बड़ी ज़ोर से जकड़ लिया और उसी भयानक आवाज़ में बोला, सर जी, मरना तो तुमको पड़ेगा। फिर पंकज जी रोते हुए बोले, आखिर क्यों? तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने किया क्या है? फिर उसी भारी भरकम आवाज़ में मुकेश ने कहा, जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा और इसलिए तू आज मरेगा। पंकज जी तो पहले से ही डरे हुए थे, फिर भी घबराते हुए उसने कहा, आपकी जगह? फिर मुकेश बोला, हाँ मेरी जगह है। मैं पहले उस राजकीय इंटरनेशनल कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया करता था और अब जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा। फिर उसके बाद मुकेश अपनी सारी बात बताने लगा। मैं रोज़ यही समय पर विद्यालय जाता था और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से सभी बच्चों को पढ़ाता था। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता भी मेरा बहुत सम्मान करते थे। सब लोग मेरा बड़ा ही आदर किया करते थे। तभी कुछ दिनों में ये खबर आई कि अब मुकेश त्रिवेदी जी का प्रमोशन हो जाएगा और त्रिवेदी जी को विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश था और सभी बच्चे भी बहुत खुश थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्रनाथ त्यागी खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मेरे कक्ष में मिलो। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने घर चले गए और सभी टीचर स्कूल बस में अपने घर निकल गए। उसके बाद मैं और त्यागी सर के कक्ष में गए। फिर सर ने कहा, आओ कल से तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे, तुम अब मेरी जगह ले लोगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी प्रिंसिपल को हटाकर स्कूल में किसी और को बनाया गया है और इस प्रिंसिपल को सब उसके नीचे काम करना पड़ा हो।
चलो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ। बहुत सी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे कंधों पर आ जाएंगी, लेकिन तुम इस विद्यालय को संभाल लोगे। ये कहकर त्यागी जी ने मुझे अपने साथ छत पर बुला लिया। फिर मैंने कहा, सर मेरी बहन बाहर है, वो अभी घर नहीं गई है, मेरे साथ ही जाएगी वो। अ, फिर सर ने कहा, चले जाना, आ जाओ। हम छत पर ही किनारे खड़े बात कर रहे थे कि तभी त्यागी जी ने अचानक मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, तू मेरी जगह लेगा? और इतना बोलकर मुझे धक्का दे दिया। 4 मंजिल का विद्यालय था। नीचे मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी सड़क पर, और मैं सीधा सड़क पर ही गिरा। मेरी बहन मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुझे जैसे तैसे पकड़कर सड़क पर ले आई और लोगों से मदद मांगने लगी। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला या कोई भी आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा था। मेरी बहन मुझे बड़ी मुश्किल से उठाकर ले जा रही थी और वो जंगल वाली रोड पर किनारे मुझे लिटाकर सबसे लिफ्ट की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मदद कर दो। लेकिन कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं था। पर तभी अचानक एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी और मेरी बहन ने सोचा ये मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन वो स्कूल के प्रिंसिपल त्यागी जी थे। फिर उसके बाद मेरी बहन ने कहा, सर सर भैया को चोट लगी है, प्लीज़ मदद कर दो। लेकिन त्यागी जी बाहर निकले और लगातार मेरी बहन पर चाकू के वार करना शुरू कर दिए। वो जब तक नहीं रुके जब तक मेरी बहन ने दम नहीं तोड़ दिया। तो बस तब से ही अब जो मेरी जगह लेता है मैं उसको मार देता हूँ। हमने पहले प्रिंसिपल त्यागी को मारा और जितनी भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने आए एक एक करके मैंने सबको मार दिया। अब तेरी बारी है। गहरे सदमे में बेहोशी की हालत में पंकज उसकी बात सुन रहा था। तभी वो लड़की फिर बोली, हेल्प मी सर, प्लीज़ हेल्प मी। इतना बोलकर उसने पंकज का पूरा शरीर नोच लिया और लगातार पंकज को वो घसीटते रहे। पूरे जंगल में ले जा रहे थे और पंकज जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था और बस यही बोल रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन पंकज को बचाने वाला कोई नहीं था। पंकज बेहद दर्द से तड़प रहा था। तड़प तड़प के उसकी जान चली गई। अगले दिन यानी 26 जनवरी को यूपी पुलिस को उसी जंगल वाली सड़क के किनारे पंकज प्रसाद की लाश बड़ी बुरी हालत में मिली। कहते हैं आज भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की ज़रूरत है। अगर कोई अध्यापक अभी भी वहाँ जाता है तो उसकी 4 या 5 दिन के अंदर मौत हो जाती है। और वो चौकीदार आज भी वहीं स्कूल के बाहर मिल जाता है नए अंग्रेजी अध्यापक को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज राहुल अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा है। आज वह 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उससे आज से पहले अपने बर्थडे की पार्टी कभी नहीं दी यार। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था जो वह आज वो अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा था। खैर छोड़, मुझे क्या, मुझे तो बस पार्टी से मतलब है। और अब 7 बजने ही वाले हैं और मुझे 7 बजे तक मुझे राहुल के घर पहुंचना है। मैं यही सब सोचते हुए उसके घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के पास बहुत भीड़ जमा थी। मैंने सोचा ये सब भी मेरी तरह राहुल से पार्टी लेने आए होंगे। पर मैं थोड़ा आगे गया और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे निकला तो देखा वो सब रो रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, पर सब रो रहे थे। तभी मैं खड़े एक लड़के से पूछा, मेरे भाई ये सब रो क्यों रहे हैं? वो लड़का रोते हुए ही जवाब देता है, अरे भाई तुम्हें पता नहीं क्या,
आज सुबह ही राहुल की मौत हो गई। आज ही बेचारे का जन्मदिन था और देखो, आज ही के दिन उसके दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया।